बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, एक तरफ नाराजगियां, इल्जामात और एक दूसरे पर लफ्जी जंग तो जारी थी कराची की सियासत के अंदर। ये बड़ी आम सी बात थी, लेकिन बिलखुसूस वो 2016 का महीना, अगस्त का महीना, 22 अगस्त को जो हुआ, उसके बाद फिर 23 अगस्त को MQM पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आया। अल्ताफ हुसैन साहब की पाकिस्तान के हवाले से किसी बात को नामंजूर और अमल दखल को ख़त्म कर देने की बात सामने आई। उसी टाइम पर उसके कुछ अरसे बाद जब इंतखाबात करीब आए तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अपनी एक जमात बनाई, पाक सरजमीन पार्टी बनाई। पाक सरजमीन पार्टी बनाने के हवाले से उनका एक बड़ा एक क्लियर परसेप्शन था कि जी हम लोग पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करेंगे, बाकी किसी की बात नहीं करेंगे। लेकिन शहर तो कराची था और कराची को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। और कराची की सियासत जिस तरह की बड़ी दहाइयों से रही, मार धाड़ वाली, उस सियासत के अंदर कौन किसकी जगह बना पाता, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया था। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मामलात बिगड़ चुके थे कराची के अंदर, संभाला देना बड़ा अहमियत का हामिल था। ऐसी सूरत हाल में अब भी कराची के अंदर एक खला पाई जा रही थी। बकौल कामरान टिसोरी साहब, जिन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में पिछले हफ्ते ये कहा कि एक खला पाई जाती थी। मैं जहां जाता था मुझे कहा जाता था कि जी मेल मिलाप कर लें, वो मेल मिलाप हो नहीं पा रहा था। ऐसी सूरत हाल में बाकी तमाम वो जो MQM के, चाहे वो पाकिस्तान फैक्शन हो, चाहे वो PSP हो या बाकी सारे फैक्शंस हो, उनको जोड़ने का तहैया किया गया। अब तहैया तो कर लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या किया जाएगा वो भी देखेंगे। लेकिन जिन लोगों को जोड़ना है उनके अंदर से एक हमारे साथ मौजूद हैं, अहम मेंबर हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के रहनुमा हैं और कराची के साबिक मेयर भी रह चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। कराची की सियासत में ऊंच नीच तो चल रही है मुस्तफ़ा कमाल साहब, लेकिन अभी लेटेस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली है। कराची, हैदराबाद और ठट्टा के अंदर जो बल्दियाती इंतखाबात होने हैं वो 15 जनवरी को ही होंगे, पुरानी वोटर लिस्टों पर ही होंगे और चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध इलेक्शन के इनेकाद के लिए इकदाम करेंगे। ये बात तो फाइनल हो गई है मुस्तफ़ा कमाल साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के इस बड़े अहम शहर और सबसे बड़े शहर कराची के बल्दियाती इंतखाबात के अंदर होने क्या जा रहा है। आपकी MQM पाकिस्तान और फारूक सत्तार साहब का जो फैक्शन है उनके साथ बातचीत कहां तक पहुंची? क्या आप लोग इत्तेहाद से चलेंगे आगे और कारकर्दगी किसकी आपको नजर आएगी फिर? देखिए, बड़ी इसके अंदर जो है वो डिबेट है और बहुत इस अनसर्टेनिटी है सारी। अभी देखते हैं कि हमारा क्या बनता है, हम किस तरह इसको, चूंकि आज अभी हफ्ता बाकी है, एक वीक है पूरा, और ये सिचुएशन कहाँ जाती है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं और जो MQM के कैंडिडेट्स हैं या और लोग जो कैंडिडेट्स हैं जिनसे बातचीत चल रही है सारी, तो वो किस तरह, क्या उसकी जो है वो सेटिंग बन पाती है, किस तरह वो खड़े होते हैं, क्या होता है। इसमें 1 से 2 दिन लगेगा मैं आपके सवाल का जवाब जो है वो मैं दे पाऊँगा। बाकी अगर कारकर्दगी की बात करती हैं आप, तो देखिए पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से ये शहर भी है और ये सूबा भी है। तो ये आज जो शहर, इस शहर का हशर है कि पीने का पानी घर पे आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है 80% शहर वालों के पास। और इसी शहर में आप जो है वो पानी खरीदना चाहें, लेना चाहें, तो आप पैसे देकर टैंकर बुलवा लें, आपके घर पे डाल के टैंकर चला जाएगा। तो ये सारा कुछ जो है वो एक कारोबार जो पानी का हो रहा है, ये तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रहा है, जाहिर सी बात है। और यहाँ पर पानी अपना, हमारी पानी हमारी पानी हमें चोरी करके हमें बेचते हैं। तो स्कूलों में स्कूल तालीम दर्जगाहें ख़त्म हो गई हैं, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। 2.5 लाख नौकरियां दी हैं पीपल्स पार्टी ने, एक नौकरी शहर वालों को नहीं दी है उन्होंने। कोटा सिस्टम पे भी अब कोटा नहीं देते, उस पर भी जाली डोमिसाइल बनाकर कहीं उस कोटे को भी जो है वो खा जाते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे पीपल्स पार्टी अगर झंडे लगाकर और अगर बैनर लगाकर और अगर समझती है अपनी पुलिस और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपनी जो है वो ROs के ज़रिए वो इस इलेक्शन को जो है वो ख़रीद सकते हैं, वो कैप्चर कर सकते हैं, वो कराची शहर को भी यरगमाल बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर उन्होंने ऐसा कर लिया खुदा न खास्ता, तो हम तो शायद कुछ ना बोलें, लेकिन PTM जैसी जो है ना तहरीकें जो है वो यहाँ पर जन्म लेंगी और फिर उनका उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये सारे 3 करोड़ इंसान ये खामोशी से सर झुकाकर सरेंडर नहीं हो जाएंगे आपकी हुकूमत के आगे।
ये फिर रेजिस्ट करेंगे। तो मुझे तो नहीं नजर आता कि उनका। लेकिन ये बड़ी बड़ी आपने मुस्तफा कमाल साहब इंपॉर्टेंट बात इस सेंस में कर दी कि पीटीएम जैसी तहरीकें जन्म लेंगी, ये तो बड़ी खौफ वाली बात होगी एक तरह से, इन अदर वर्ड्स। बट आपने पीपल्स पार्टी की बाट की है, कराची के लिए एक और जमात बड़ी अहम है जिसने 14 सीटें ली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं कराची की सियासत में बेस्ड ऑन व्हाटएवर दे हैव डन इन कराची? पीटीआई ने 4 सालों में कुछ भी नहीं किया। यस, उनकी वेव चली हुई है, उनको हटाने के बाद इमरान खान साहब को एक वेव चली हुई है, लेकिन वो वेव तो हर दिन के गुजरने के साथ जो जितनी चीजें निकल कर बाहर आ रही हैं, वो वेव हमें वो हर दिन के गुजरने के साथ जो नीचे जाती चली जा रही है। और मैं पॉलिटिकली मैं देखता हूं कि मैं इमरान खान साहब की इस पार्टी का अभी फिलहाल कोई फ्यूचर नहीं देखता। तो इस तरह की सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो खामोश है और उसने डिसाइड करना है। और मैं समझता हूं कि अगर हमने होप दे दी लोगों को उम्मीद दिला दी और लोगों को नजर आ जाएगा आ जाए कि हाँ नहीं कोई, इसलिए कि देखिए आखिरी दफा ये शहर अल्लाह ताला ने मेरे हाथों से बनाया था, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। आखिरी काम अब जिसके हाथों से हुआ था 10 साल 12 साल पहले, वो तो 15 16 17 साल पहले, वो तो 15 साल पहले वो तो मैं हूं। और अल्लाह का शुक्र है कि आज भी हमारे पास वो क्वालिटीज, वो तदब्बुर, वो काम की लगन, वो ऑनेस्टी है जिससे हम दोबारा इस शहर को ठीक भी कर सकते हैं और इसको बहुत आगे भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब इसको पिच हमने कैसे करना है, किस प्लेटफॉर्म से करना है, 1 से 2 दिन में इसका डिसाइड। बात आपकी बजा है मुस्तफा कमाल साहब कि आपने अपने निजामत के टाइम पर जब आप नाजिम थे तो उस टाइम पे काफ़ी कारकर्दगी की, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम मुस्तफा कमाल साहब, और वो मसला ये है कि आप चाहे वो कारकर्दगी आपने दिखाई हो, लेकिन आप वापस उस फैक्शन से मिलने जा रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान से मिलने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के अभी आप खिलाफ बात कर रहे हैं कि उन्होंने 15 सालों के अंदर कोई कारकर्दगी नहीं की, जिसके अंदर सदाकत है, यकीनन सदाकत है, कराची के अंदर गड़बड़ तो है, लेकिन आप उसी जमात के साथ बैठने जा रहे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, उसी जमात जिसके बारे में, जिसकी कारकर्दगी पे, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे आप सवालात उठा रहे हैं, उन्हीं के साथ वो इल्हाक किए बैठी है। ऐसे इल्हाक जो विफाक में इल्हाक हो, वो जमात जिसके साथ आप मिलना चाह रहे हैं, वो क्या कराची के मामलात पे उस जमात से टक्कर ले पाएगी, यानी पीपल्स पार्टी से टक्कर ले पाएगी एमक्यूएम पाकिस्तान और आप लोगों का इल्हाक? देखिए, ये जो रियलिटीज़ है ना आप जो फरमा रही हैं, इसके अंदर कोई डिनाइल नहीं है, ऐसे ही है। और हमें इन तमाम हकीकतों का इदराक भी है। हम समझते हैं कि जब हम इन तमाम क़ुव्वतों को यकजा करेंगे और एक ताकत बनेगी और उसको शहर के और शहर वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर मुश्किल और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले लेने में मददगार साबित होगी तमाम चीज़ें, और लिए जाएंगे। फिर डेफिनेटली हम अगर किसी के साथ बैठेंगे तो खामोश तो नहीं बैठे होंगे, उनको भी राय दे रहे होंगे, उनको कन्विंस कर रहे होंगे, उन्हें इनकरेज कर रहे होंगे, उन्हें क़ुव्वत दे रहे होंगे, उन्हें हौसला दे रहे होंगे। तो सब मिलकर जब ये चीज़ें करेंगे, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरी आएगी। हमारे पास हैं प्लान्स, डेफिनेटली वो चीज़ें अभी बोली नहीं जा सकती, वो कहीं नहीं जा सकती। वक्त आएगा तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला तमाम चीज़ें जो हो रही हैं ये लोगों के भले के लिए हो रही हैं। मेरा कम से कम मैं कह सकता हूँ कि अगर हमें आज अपनी ज़ात की गेन का मसला होता तो आज जो वो जीती हुई बड़ी पार्टियां मौजूद हैं जो हमें हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं और सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। मैं इस रास्ते को इसको ओपनिंग नहीं देता और इन बातों को जो सुनना भी गवारा नहीं करता। लेकिन मेरा मसला मेरी ज़ात नहीं है, मेरा मसला शहर के, सूबे के, इस मुल्क के लोग हैं। हमने जब भी कोई बात की है लोगों के लिए, इज्तिमाइयत के लिए बात की है और अल्लाह की मखलूक के लिए आवाज़ उठाई है। मुस्तफा कमाल साहब, आपने फरमाया कि बहुत सारी और जमातें हैं जो कि अभी आपको ऑफर कर रही हैं, जो जीती हुई जमातें आपको ऑफर कर रही हैं, तो आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन नहीं है, बाकी बहुत सारी। ये आप तो उनकी बातों पर जो है वो कान नहीं धरते, लेकिन हम जरूर सुनना चाहेंगे कौन सी जमातें हैं, जीती हुई जमातें हैं जो आपको इस टाइम पर ऑफर कर रही हैं, कहाँ से अभी आपको ऑफर है? मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे पास से कोई हम किसी गलती पर किसी कारकुन को निकालते हैं तो वो कोई वजीर साहब बैठकर उसके साथ तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं और वो उसको पार्टी में शामिल कर रहे होते हैं। तो मेरे पास से निकले हुए कारकुन को अगर कोई ले लेता है, तो अगर मैं आज मुस्तफा कमाल अपने तमाम पूरे सेटअप के साथ जो है वो किसी इस शहर में किसी के साथ जो है इल्हाक करना चाहे, तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो हमसे हाथ से हाथ नहीं मिलाएगी? राइट। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ये वो जमातें थी, ये जो फैक्शंस हुए एमक्यूएम के, वो किसी वजह से हुए, इख्तलाफात हो गए।
कहीं आप पे इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी आपके पास 4 व्हील ड्राइव कहाँ से आ गई है, एसयूवी कहाँ से आ गई है, कहीं इल्ज़ाम लगते रहे कि जी 4 अरब 6 अरब की करप्शन कर दी है। तो ये आपस में आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, सारे इल्ज़ाम लगाते रहे हैं, अब इकट्ठा बैठना इस कैसे कैसे पॉसिबिलिटी होगी? एक आम शहरी के लिए तो ये बात भी बड़ी हैरानकुन होगी ना कि आप सारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे और अब इकट्ठे बैठ रहे हैं, कैसे होगा? देखिए, ये पॉसिबिलिटी बन गई है और बन इस वजह से गई है कि उसका बहुत बड़ा सेहरा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कि 15 सालों से जो उस शहर में वो कर रहे हैं और जो इस करंट सिनेरियो की वजह से जो हमारा एक सीन ऐसा है कि ना तो एमक्यूएम ख़त्म हुई और ना हम ख़त्म हुए, ना सारे लोग इस तरफ आ गए ना सारे लोग उस तरफ चले गए। तो ये जो एक स्प्लिट है और कुछ लोग मायूस हो गए, इसका फ़ायदा पार्टियां और पीपल्स पार्टी ख़ास जो हुक्मरान जमात है वो उठाना चाहती है और वो इस वक्त अपनी हुक्मरानी की ज़ोर से जो कि उनके पास 15 सालों से सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट है, इसके ज़ोर से वो कराची के ऊपर भी अपनी इजारादारी कायम करने की मनसूबाबंदी बनाए बैठे हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, आपने जो देखें, हमने खुलकर मुखालफत की है और हमने उसमें कोई मुनाफत नहीं की और मैं सारी चीज़ों को ओन करता हूँ। लेकिन आज अगर मैं मुफाहमत अगर की बात कर रहा हूँ और मुफाहमत करना चाहता हूँ तो इसमें भी मैं कोई मुनाफत नहीं करना चाहता और रीज़न उसकी है कि मैंने पहले अपनी ज़ात के लिए मुखालफत की थी, ना मैं आज अपनी ज़ात के लिए मुफाहमत कर रहा हूँ। पहले भी लोगों का मसला था और आज भी 3 करोड़ कराची के लोगों और इससे सिंध से जुड़े हुए, पाकिस्तान से जुड़े हुए लोगों का मसला, क्योंकि इनके पास अगर चीज़ें चली गई तो जो हशर है इस वक्त सिंध का, तो वो तो फिर जो है वो हमारी अगली कई नस्लें फिर इस तबाही बर्बादी से बाहर नहीं आ सकेंगे। तो राइट मुस्तफा कमाल साहब, इसी पॉइंट पे मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बड़ा अहम सवाल है जो मैंने आपके सामने रखना है और वो अहम सवाल हर कोई पूछ रहा है कि हलचल चल रही है, हलचल क्यों चल रही है, कैसे चल रही है? आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुस्तफा कमाल साहब से, सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी। बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हम ब्रेक के बाद वापस आए। मुस्तफा कमाल साहब, एक बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सियासी हलचल होती है, ज़रा सी सियासी हलचल होती है, पत्ते भी हिलते हैं सियासी। तो बात ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हवा आई होगी तो ये पत्ते हिले होंगे। ये बताइएगा कि ये जो मुलाकात करने का कहा गया तो नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा तो नहीं आया, कोई बातचीत करने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है या बिल्कुल नहीं? देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं। 2019 की बात है, इमरान खान साहब को 8-9 महीने हुए थे, अराउंड 10 महीने हुए थे वज़ीर आज़म बने हुए। मुझे एग्जैक्ट उसकी डेट पता है कि कब हमें पहली दफ़ा उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अपनी पार्टी को इमरान खान की पार्टी में ज़म कर दें, उनकी ख्वाहिश है। और 10 महीने तकरीबन हम पर जो है वो ये प्रेशर रहा। कई मीटिंग, आधे दर्जन से ज़्यादा मीटिंगें हुई हर थोड़े दिनों के बाद और हमें कन्विंस करने की कोशिश की जाती थी कि हम जो है वो, और हमें सारी चीज़ें, बहुत सारी हमें ऑफ़र्स थी, बहुत सारी मराद थी, पोस्ट प्रिविलेजेस और सारी चीज़ें। हमने नहीं मानी बात और हम आगे से उनको बहुत लॉजिकल जो है वो बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे, बताते थे कि इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान हो जाएगा। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की ये पूरी चीज़, तमाम चीज़ें जो है वो एक वक्त आया कि फिर सही साबित हो गई हमारी बात, तो आज भी हमसे कोई काम करा नहीं सकता। अगर मैं चाहूँ नहीं चाहूँ तो ये करा नहीं सकता। मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ कि देखें, ये जो हालात हैं, ये हालात मुझे अपनी ईगो, अपनी अना और अपने उससे पीछे हटकर और अपनी ज़ात से पीछे हटकर मुझे इज्तिमाइयत के लिए इन चीज़ों को सोचने, जिन चीज़ों को मैं कभी सुनना गवारा नहीं कर सकता था, 7 सालों में हमने उन बातों को सुना कभी नहीं, उन बातों को आज मैं सुन भी रहा हूँ और आज उस पर मैं डिस्कशन भी कर रहा हूँ और उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मैं
अपनी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो कर रहा हूँ। तो ये किसी के कहने पे नहीं हो रहा, ये किसी कोई नहीं करवा सकता, हमसे नहीं करवा सकता कम से कम कोई। ये वो बात आपकी वजह होगी बिल्कुल मुस्तफा कमाल साहब कि आपसे कोई जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन आइडिया तो फ्लोट हो सकता है, दरखास्त भी की जा सकती है कि कराची की भलाई इसी में है। क्या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई ऐसा आइडिया या दरखास्त भी नहीं की गई? देखिए, अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई सोच रही होगी तो मुझे उनकी सोचों का पता नहीं है, लेकिन ये आइडिया भी थ्रो वहाँ से नहीं। मेरी अगर आप पिछले 1 साल की ख़ास तौर पर ये लांडी के इलेक्शन के बाद जो वाक़यात हुए, चीज़ें हुई, अगर आप मेरी स्टेटमेंट्स देखें ना तो मुझे आप फिर आज की इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स आते थे, लोग आते थे, इस शहर की बिजनेस कम्युनिटी के लोग आते थे और हमें बारहा ये कहते थे कि भाई ये शहर ख़राब हो रहा है। उनको सही गलत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था या कोई उन सुनने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते बस एक हो जाओ, एक होने की वजह से तुम लोगों के स्पिरिट होने की वजह से देखो फला 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 ये कर रहा है। तो मैं अब ये सोचता हूँ कि भाई देखें, इस शहर का बड़ा चंक तो उर्दू बोलने वालों का है और उसके साथ जुड़ते हैं पख्तून, जुड़ते हैं बलोच, जुड़ते हैं सिंधी, जुड़ते हैं। और अगर यहाँ पर पीटीआई अपनी नजरें लगाए बैठी है, पीपल्स पार्टी अपनी नजरें लगाए बैठी है और पार्टियां हैं, तो अगर हमारा यही सिलसिला रहा, और तारीख आपको पता है कि 22 अगस्त को जब एमक्यूएम पाकिस्तान लंदन खत्म हो गई थी तो एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं बनाई जाती उस वक्त तो ये सारा मैंडेट हमारे पास आ जाता। अब एमक्यूएम पाकिस्तान बनाने के बाद ना पीएसपी खत्म हुई ना एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म हुई। तो एक इशू तो ये था, और किसी को जिसे कहते हैं ना कि अपनी ईगो से, अपनी बात से थोड़ा सा जो है वो पीछे हटना था। मैं आपको जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुस्तफ़ा कमाल अपनी ज़ात के लिए कुछ अगर कर रहा होता तो भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब का मैं ब्लू आइट बॉय था, मैं उनका सेनेटर था, मैं उनका मेयर रह चुका, उन्होंने मुझे वजीर बनाया, मुझे उन्होंने एमपी बनाया, मैं उनकी राब्ता कमेटी का मेंबर था, मेरे आगे पीछे प्रोटोकॉल से सब चीज़ें थी। तो अगर ज़ात की बात होती तो मैं तो अल्ताफ़ हुसैन आई शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन जो कि अल्ताफ हुसैन साहब को छोड़कर जाता या छोड़, इसलिए कि मुझे तो सब कुछ उन्होंने दे रखा था। उस वक्त भी मैंने जो बात की, क्योंकि मेरी कौम के 22 लोग रोजाना मरते थे, 20 से 22 लोग रोजाना मरते थे, फिर पख्तून मरते थे, सिंधी मरते थे शहर में, शुहदा कब्रिस्तान में मुहाजिरों की लाश जाती थी, मुहाजिर नौजवान अल्ताफ हुसैन साहब की एक तकरीर पर लापता हो जाता था, 550 से ज्यादा लोग लापता थे, और वो रोजाना बैठकर टीवी पर गालियां बकते थे जर्नैलों को, जजेस को, पाकिस्तान को, नरेंद्र मोदी को आवाज लगाते थे कि भाई आ जाओ और मुझे सियासी पना दे दो, अपने बॉर्डर मेरे लिए खोल दो। ये वो सीन था कि जब मैं और अनीस कायम खानी साहब आए और हमने अपनी जानों की परवाह नहीं की, और उस वक्त आपको पता है सच बोलने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत हुआ करती थी, और हमने वो किया जो सबके सामने किया, हमने कोई उसके अंदर लगी लिपटी नहीं रखी। और एमक्यूएम से इख्तलाफ भी हमारा इसी वजह से था कि भाई हमें इस बात का गुस्सा था कि उन तमाम चीजों को, लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, बट आज जो है उससे बड़ी बुराइयां जन्म ले चुकी हैं और खड़ी हो चुकी हैं। इसको तो हम आपस में बैठ के शायद ठीक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनको ठीक करने के चक्कर में अगर दूसरी तरफ से चीजें जो है वो खराब हो गई तो वो फिर हमारी अगली कई जनरेशन उसको ठीक नहीं कर सकती। मुस्तफा कमाल साहब, आपने फरमाया है कि एक लेगेसी को लेकर हमारा सबसे बड़ा एमक्यूएम पाकिस्तान से इख्तलाफ ये था कि उस लेगेसी को लेकर आगे चले, और उससे पहले आपने अल्ताफ हुसैन साहब की लेगेसी दिखाई, कुछ कत्लो गारत की लेगेसी, गुंडागर्दी की लेगेसी भी मौजूद थी आपको, और आपने फिर कहा कि जी उससे बड़े मामलात आ गए थे। क्या अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो सारी चीजें लेगेसी के तौर पर आप फरमा रहे हैं, क्या अभी भी यही लेगेसी, यही सारी चीजें आगे तो नहीं चलेंगी और चलती रहीं? क्या आप किसी ऐसी जमात के साथ तो नहीं वापस इल्हाक करने लगे जो गुंडागर्दी की लेगेसी आगे लेकर चल रही हो? क्योंकि मैं आपकी अल्फाज से ये चीज को आगे अखज़ कर रही हूं। देखिए, अगर वो तो करना होता तो हम ही कर रहे होते काम वो नहीं कर सकते, और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानी दी है। हमने 8-7 सालों तक हमने बड़ी कुर्बानी दी है, और हमारे पास हमने बड़ी इसकी जंग लड़ी है। रियासत को हमारी बड़ी इसके अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बड़ी डिबेट रही है, और हम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने आज हमें ऐसा सुरखरू कर रखा है कि जो लोग हमारे डेड अगेंस्ट होते थे मेरे इस आइडिया के, मेरे इस थॉट के, वो अल्लाह ताला ने मुझे वो दिन दिखाया कि वो लोग बैठकर मेरे सामने कहते हैं कि मुस्तफ़ा साहब, यू हैव प्रूवन अस रॉन्ग, आपने हमें गलत साबित कर दिया। और उसकी वजह यह कि 550 में से 525 लापता लोग बाजियाब होकर आए हैं, हजारों लोग लड़के अपने घरों पर सो रहे हैं,
सैकड़ों नौजवान जेलों से अपनी सजाएं भुगत कर वापस आ रहे हैं। और हमने सबको, जब जब मुझ पर यह इल्जाम लगता था कि मैंने ड्राई क्लीन मशीन लगा रखी है, तो मैं लोगों को कहता था, भाई पार्टीज को का काम को फरिश्तों पे काम करना नहीं होता, आप माशरे के गलत लोगों को सही कर रहे होते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है 7 सालों में कोई एक पत्थर भी हमारी तरफ से किसी को नहीं पड़ा, कोई एक गोली नहीं चली है, किसी को एक थप्पड़ नहीं पड़ा है। ये अल्लाह का शुक्र है कि उन सारे लोगों के बारे में जो कयास आ रही थी, जो आप भी फरमा रही हैं, वो सारे गुमान, जो बदगुमानी थी, वो गुमान जो था, वो सब अल्लाह का शुक्र है कि धुल गया, लोग कन्वर्ट हो गए। और आज इस शहर के अमन में सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो उन लोगों की। आज अगर अल्ताफ हुसैन साहब अपनी अपनी वो उनकी रेट खत्म हो गई है, या वो अपनी चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो वो खुद से आकर तो एग्जीक्यूट नहीं करते थे ना, उनकी बात को कोई एग्जीक्यूट करता था जिससे उनका खौफ क्रिएट होता था। अगर आज उनका खौफ नहीं है तो इसी वजह से नहीं है कि आज इस शहर का नौजवान उनके कहने पर हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है। और ये किसी मजबूरी के तहत नहीं कि उसको किसी का डर हो, किसी का खौफ हो, वो किसी की बंदूक की जोर पर बंदूक नहीं उठा रहा, नहीं, वो अपने दिल और दिमाग और अपने शऊर, अपनी जमीर से को सामने रखकर, समझकर, गलत और सही में फर्क करके गलत रास्ते को छोड़कर वो सीधे रास्ते पर है। ये काम अल्लाह ताला ने हमसे लिया और हमने ये करके दिखाया। तो जो आपका खदशा है, जो आप कह रही हैं, बिल्कुल लोगों के जहनों में ये बात आ सकती है, हो नहीं सकता, हमारे रहते भर में हो नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। चलें मुस्तफा कमाल साहब, आपकी इस बात पर यकीन करते हैं और अल्लाह करे ऐसे ही हो कि वो कत्लो गारत और दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की जो लेगेसी थी वो किसी भी तरीके से आगे ना चले। लेकिन MQM पाकिस्तान, फारूक सत्तार साहब और आप तीनों वापस अब क्या जम होंगे? क्या एक पार्टी बनेगी और सारी जो बाकी जमातें हैं, आपकी जमात है वो उसके अंदर MQM पाकिस्तान में जम हो जाएगी, या सेपरेट जमातों के तौर पर इकट्ठे इल्हाक करके चला जाएगा? अगर आप उस जमात में MQM पाकिस्तान में जम हो जाते हैं तो आपको कायम खानी साहब को क्या ओहदे मिलेंगे? क्या इस तरह की बात भी ऑन द कार्ड्स हैं कि MQM वापस एक साथ उसी पावर, उसी अथॉरिटी के साथ चले जिस तरह कामरान तिसोरी साहब की भी कोशिशें, आप भी मुलाकात आपकी भी हुई गवर्नर साहब से, क्या ये निट्टी ग्रिटी सारी तय हो गई है मुस्तफा कमाल साहब, या अभी भी इसके ऊपर काम और बातचीत बाकी है? नहीं, we haven't reached to that point yet, और उसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। और इस यहाँ तक ज़रूर बात हो गई है कि भाई एक साथ मिलने पर आमादगी है, उसकी शेप क्या बनती है, इसकी निटिग्रिटीज तय होना बाकी हैं। हमारी कोई प्री कंडीशंस नहीं हैं, हम अच्छे माहौल में अच्छी तरह से बात कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी कुछ चीज़ें जो है वो तय हो जाएंगी। जल्दी क्या ये 15 जनवरी से पहले, बल्दियाती इंतखाबात से पहले तय हो जाएंगी मुस्तफा कमाल साहब? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट श्योर। मैं उसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए कि ये सारा कुछ जो है वो 15 के इलेक्शन को सामने रखकर नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अगर ये होता तो बहुत पहले से हो चुका होता। ये तो एक माहौल क्रिएट हुआ, चीज़ें हुई सारी, और ये तो 15 के इलेक्शन से एक तो इलेक्शन ही मजाक हो गए कराची में। कोई यकीन ही नहीं आ रहा होता है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे भी या किस तरह की चीज़ है। इसलिए कि इतनी दफ़ा, इसलिए कि सूबाई हुकूमतें डेफिनेटली उसके अंदर उनका जो रोल रहा है माजी में भी, आज भी, और पता नहीं आइंदा कब तक क्या होता है सारा। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसके लिए हतमी तौर पर, शायद मैं 2 दिन के बाद, ये 2 से 3 दिनों के बाद, 1 या 2 दिनों के बाद मैं इस बात पे कमेंट करने के काबिल हूं कि मेरे पास शायद कोई ऐसी क्लैरिटी हो। आज मेरे पास ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि 15 से पहले हो जाएंगे, उसके बाद होंगे। चलिए मुस्तफा कमाल साहब, आपके पास 1 से 2 दिन में जो क्लैरिटी आनी है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर आपसे कनेक्ट करें। बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो एट दिस पॉइंट इन टाइम। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पहले तो पाकिस्तान की मईशत हिचकोले खाती थी। इसहाक डार साहब कहते हैं हम डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। क्या बात करेंगे, कौन कह रहे हैं ये, ब्रेक के बाद जानेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से सवालात बहुत हो रहे हैं। आज जिनेवा के अंदर भी क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स आए उसके ऊपर डोनेशन की बात तो हुई। कुछ ममालिक ने डोनेशन के हवाले से एक कमिटमेंट भी किया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस तरीके से इकॉनमी नहीं चलाई जाती। इस टाइम पर आटे की कीमत पाकिस्तान के अंदर 3200 रुपये फी 20 किलो है। अमृतसर के अंदर पाकिस्तानी रुपयों के अंदर ही 1774 रुपये फी 20 किलो की बोरी है। तेहरान के अंदर 1800 रुपये 20 किलो की बोरी मिल रही है। और मुर्गी का गोश्त लाहौर के अंदर इस टाइम पर 625 मिल रहा है रुपए किलो। अमृतसर के अंदर 370 रुपए फी किलो है। तेहरान के अंदर 245 रुपए फी किलो है। यानी इतना ड्रास्टिक डिफरेंस है कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर खान साहब मौजूद हैं। फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ुबैर साहब, एक तो सबसे पहले कि डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान कर रहा है, डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट चल रही है। हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं नहीं प्रैक्टिकली तो डिफ़ॉल्ट हो गया है, लेकिन डार साहब ने कहा है ना डिफ़ॉल्ट था, ना डिफ़ॉल्ट हो रहा है और ना आने वाले वक्तों में डिफ़ॉल्ट होगा। आप इस बात से अग्री करते हैं डार साहब की? जनाब देखिए, डिफ़ॉल्ट का जो लफ्ज़ है ये इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर अगर कोई मुल्क अपना बॉन्ड फ्लोट करे कमर्शियल मार्केट्स में तो उसमें वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट तो हर हालत में हो जाता है जब आप कोई भी अपने डॉलर की पेमेंट्स के वाजिबात जो हैं कोई मुल्क पूरा ना कर सके। आप देखें, पाकिस्तान ने तो बॉन्ड भी फ्लोट किए हैं, कुछ कमर्शियल बैंक्स जो बैरूनी हैं उनसे भी कर्ज़े लिए थे, फिर बायलैटरल हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी कर्ज़े लिए हैं, फिर हमारे कई इस तरह के कुछ तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB वगैरह। उसके अलावा भी जायका है, फिर दीगर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी हमने लिए हैं। तो हमने कर्ज़े तो जहाँ से हम ले सकते थे, ये मुल्क सिर्फ कर्ज़ों पर चल रहा है। ये पिछले 30-20 सालों से तो सिर्फ कर्ज़ों पर चल रहा है। और ये जो भी हुकूमत कहती है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बढ़ गए हैं, वो तमाम कर्ज़ों पर थे। अब बात यह है कि उनके वाजिबात हो तो उनको वापस करना होता है। right. इसके अलावा मईशत की ज़रूरियात होती हैं, तमाम इंडस्ट्री ने इंपोर्ट्स करनी होती हैं, अपनी बिज़नेस चलानी है, रॉ मटेरियल आना है, कई चीज़ें होती हैं। एयरलाइंस जो आपके मुल्क आती हैं वो जब यहाँ पर टिकट बेचते हैं रुपए में तो उन्होंने भी अपने डॉलर वापस ले जाने होते हैं। तो इस और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं पाकिस्तान में, एक तो वो लोग हैं ना जो कर्जा दे रहे हैं आपको, लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान पर यकीन किया, यहाँ पर उन्होंने उनकी इतनी कॉन्फिडेंस थी पाकिस्तान में कि उन्होंने लाकर अपना सरमाया यहाँ पर इन्वेस्ट किया। और हर रोज़ हम कहते हैं इन्वेस्टर्स को कि तुम आओ पाकिस्तान। उन लोगों को के साथ भी हमारे मुआहदे हैं कि जब वो अपना प्रॉफिट बनाएं, वो अपना वो प्रॉफिट बाहर लेके जा सकते हैं, डिविडेंड्स लेके जा सकते हैं। अगर उन्होंने कर्जे लिए उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स उन्होंने लेके जा सकते हैं। वो तमाम हमने रोकी हुई हैं। ठीक है, मैं कहूँगा सैकड़ों ऐसी पेमेंट्स हैं जो हमने रोकी हुई हैं। डॉलर तो अगर ये डिफॉल्ट नहीं तो ये कौन सी बात है? ठीक है, अगर ये डिफॉल्ट नहीं है तो फिर डार साहब कौन सी बात कर रहे हैं? ना तो बस डॉक्टर साहब, क्या डार साहब झूठ बोल रहे हैं फिर अवाम से कि डिफॉल्ट नहीं किया, डिफॉल्ट नहीं करेगा? देखिए, मैं ये इतना मैं ये गलत बयानी हो रही है, यहाँ पर लोगों को धोखा दिया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये एक डेमोक्रेटिक राइट है हमारे अवाम का, पाकिस्तान का, कि वो उनसे उनकी हुकूमत बिल्कुल हकायक सामने रख कर बात करे। देखिए, ये बात छुपानी जो है ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है और इस हुकूमत के मुफाद में नहीं है। अब ये डार साहब कौन सी जादू की छड़ी लाए हैं कि जिससे वो इन सब चीज़ों को चेंज कर देंगे? देखिए, बात यह है कि ये जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए, ये काश कि ये सच हो, ये पूरे कर सकते, लेकिन उसके लिए पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत होती है, बड़ी बड़ी पॉलिसी चेंजेस की। इनको अभी तक समझ ही नहीं है कि इनको पाकिस्तान की मईशत को क्या, कौन सी बीमारी है, कहाँ से लिपटी हुई है। ये हर तरफ से ये बीमारी लिपटी हुई है। अगर एनर्जी सेक्टर में देखें आप, अगर आप देखें कि हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, जो डेफिसिट है, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, हमारे जो टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू की जो बढ़ती जा रही है, ये इन्फ्लेशन,
जो तमाम अवाम को ले डूबी है। देखें ना, ये तमाम मसाइल हैं, इनको इकट्ठे कॉम्प्रिहेंसिवली कैसे निपटा जाता है, इसके लिए आपको एक मैक्रो इकोनॉमिस्ट की ज़रूरत है। डार साहब चाहे जितना भी तजुर्बा हो और समझदार हो, वो उनकी इस फील्ड में तो कोई न तजुर्बा है, न तालीम है, न समझ है। अच्छा। वरना वो ज़रूर ऐसे इक़दाम ले लेते, लेकिन कुछ भी नहीं लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी बीमारी में है जो बिल्कुल मुल्क का सांस घूट रही है, और साथ ही डॉक्टर ऐसा है जो उस मर्ज को समझता नहीं है, समझ भी नहीं रहा। तो पाकिस्तान की जो मईशत के हालात हैं बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हैं, और वो हर आदमी, हर शख्स, हर शहरी फील भी कर रहा है डॉक्टर साहब। लेकिन अब ये बताइएगा, एक तरफ हम लोग जाते हैं, हमारे लीडरान जाते हैं, कभी डोनेशंस ले आते हैं जैसे जेनेवा के अंदर, कभी हम लोग कर्ज ले आते हैं, अभी IMF की नेक्स्ट ट्रांच के बारे में बात हो रही है, फिर हम लोग कभी जो है वो दोस्त ममालिक से जाकर उधार ले लेते हैं। इतना तो एक आम आदमी भी अपने दोस्त के पास बार बार जाए उधार लेने के लिए, तो दोस्त भी पीछे हट जाता है कि नहीं भाई अब और नहीं मैं दे सकता उधार, इससे ज़्यादा। हम इम्पोर्ट्स हमारी बेतहाशा हैं और धड़ाधड़ हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी ना होने के बराबर है, यानी इन कंपैरिजन टू हमारी पॉपुलेशन। ऐसे चलाते हैं डॉक्टर साहब मुल्क, ऐसे चलते हैं, इस तरह से मुल्क चलना चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया और निशानदेही सही की है। लेकिन बात यह है कि मैंने कई सालों से मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के जो डॉलर का जो मसला है, ये ऐसा है जैसे कि एक बड़ी पानी की टैंकी में एक बड़ा सुराख हो। आप कर्जे लेते रहें, चाहे किसी क्रेडिटर से ले लें, वो जब उसमें डालते हैं वो निकलता जाता है। जब तक हमने वो जो सुराख बंद नहीं किया, जब तक हमने जिसे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं एडजस्टमेंट नहीं की, तो तब तक ये हाल इसी तरह चलता जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर IMF से अभी इनको मिल भी जाए ट्रांश, अभी सऊदी अरेबिया भी अगर इनको दे दे और चाइना भी दे दे और वहाँ से भी आ जाए, ये जिनीवा से भी कुछ डॉलर्स आ जाए, मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ जो हमारा जो बहरान का जो वो है अरूज, ये सिर्फ कुछ चंद हफ्तों के लिए, महीनों के लिए डिले होगा। ये अपनी जगह पर बरकरार है। हमने जब तक अपनी तमाम बुनियादी पॉलिसीज़ नहीं चेंज की, और उसके ऊपर मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं इस सिर्फ यही समझा दूँ कि ये IMF के ट्रांच से हमारी तकदीर नहीं तब्दील होने लगी, बल्कि IMF की जो शराइत अभी वो हमसे मनवाने जा रहे हैं, वो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की मीशत को और मुश्किलात में डाल देगी। क्या होगा? वो कह रहे हैं टैक्सेस बढ़ाओ, जो थोड़ी बहुत बिजनेसेस चल रही हैं वो भी बंद हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि आप जनाब जो क्या कहते हैं एनर्जी की जो प्राइसेस है उसको फर्दर एडजस्ट करें, एक्सचेंज रेट को फ्लोट कर दें। अब देखें ना, ये इक़दामात करने को तो शायद बुरे ना हो, लेकिन उनसे पहले कोई हमने करेक्टिव कोई ऐसे पॉलिसी चेंजेस लानी होती हैं कि उसका असर बुरा ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक्सचेंज रेट को फ्लोट करना है तो उससे पहले आप ये करें कि अपनी जो डिमांड मैनेजमेंट है उसको बेहतर करें, आप अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करें, करंट अकाउंट को कम करें। वरना मेरे ख्याल में तो जैसे ही आपने एक्सचेंज रेट को रिलीज़ किया, ये 300 से तजावज़ करेगा, उसका असर फिर इन्फ्लेशन पर होगा। और बजट का जब तक खसारा इतना ऊंचा है, और साथ ही अगर उन्होंने ये कह दिया कि इंटरेस्ट रेट को और आगे ले जाए, तो ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट इस वक्त 22-25-30% है, ये उससे भी आगे बढ़ जाएगी। और लोगों की जो थोड़ी बहुत अगर वो थी बर्दाश्त थी, उनके पास कुछ सेविंग्स थे जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन से डील कर सके, मेरे ख्याल में वो भी तमाम होने लगे हैं। आपने देखा कि हैदराबाद में डॉक्टर जुबैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों के जो इन्फ्लेशन रेट है ऑलरेडी 22-25 पे है। ज़रा इसको भी कंपेयर कर लेते हैं बाकी ममालिक के साथ। इस वक्त हमारे ही हमसाए जो बड़ी शदीद मुश्किलात में हैं, जो बड़ी लंबी तवील जंग से गुजरे, वो 10% इन्फ्लेशन, अफगानिस्तान 10% इन्फ्लेशन पे है, पाकिस्तान 25 पे है, पाकिस्तान 25 पे है, बांग्लादेश 9 पे है, पाकिस्तान 25 पे है, और भारत इस टाइम पे 6% इन्फ्लेशन पर है। और ये हाल है हमारा। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।